नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूपीएससी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और अन्य सभी प्रमुख सरकारी परीक्षाओं के लिए प्रतिदिन परीक्षा हुए करंट अफेयर्स को एमसीक्यू के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपकी सिविल सेवा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और भी सरल, प्रभावी और लक्ष्य केंद्रित बन सके। इसी के साथ शुरू करते हैं अपने 22 अप्रैल के सवाल से। देखते हैं। सवाल था हमारा कि सीबीआई द्वारा लॉन्च किए गए अभय चैटबॉट का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन था ये हमारा, सीबीआई मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिनमें से था कि ऑनलाइन पढ़ाई कराना, साइबर ठगी और फर्जी नोटिस से बचाना, बैंक लोन देना या फिर पासपोर्ट बनवाना। तो अभय चैटबॉट की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि साइबर ठगी और फर्जी नोटिस से बचाना। इनमें से सही विकल्प हो जाएगा ये, साइबर ठगी और नोटिस से बचाना। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन मतलब सीबीआई द्वारा लॉन्च किया गया है। और जो कि चैटबॉट एक एआई आधारित सुरक्षा टूल है जिसका उद्देश्य डिजिटल अरेस्ट, फर्जी नोटिस और साइबर धोखाधड़ी से लोगों को बचाना। यह नागरिकों को मतलब कि जांचने में मदद करता है कि मिला नोटिस असली है या नकली। साथ ही संदिग्ध कॉल्स और ऑनलाइन ठगी सुरक्षा देता है। और यह चैटबॉट जो कि लोगों डिजिटल सुरक्षा और जागरूकता बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। ठीक है, तो ये हो गया कल का क्वेश्चन। शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन से। आज का सवाल है कि प्रज्ञा सिस्टम किस संगठन द्वारा विकसित किया गया। हाल ही की बात है। तो चार विकल्प है, इसरो, डीआरडीओ, नासा या फिर इंडियन आर्मी। सही विकल्प होगा डीआरडीओ। किसके द्वारा विकसित किया गया? तो डीआरडीओ द्वारा। और प्रज्ञा जो कि एक एआई आधारित सैटेलाइट इमेजिंग सिस्टम है जिसे डीआरडीओ ने विकसित किया है। इसे भारत की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को सौंपा गया है। और यह सिस्टम जो कि रियल टाइम निगरानी करता है, संदिग्ध गतिविधियों की पहचान और सुरक्षा एजेंसियों को तेज निर्णय लेने में मदद करता है। अगला प्रश्न है कि वाटर फॉरवर्ड पहल किस संगठन ने शुरू की। चार विकल्प है, WHO, यूनेस्को, विश्व बैंक समूह या फिर IMF द्वारा। सही विकल्प होगा विश्व बैंक समूह। ठीक, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने जो कि वैश्विक जल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए वाटर फॉरवर्ड पहल शुरू की। इसका उद्देश्य है कि 2030 तक 1 अरब से अधिक लोगों को सुरक्षित और विश्वसनीय पानी उपलब्ध कराना। इससे क्या है कि यह पहल सूखा, बाढ़ जैसी समस्याओं से निपटने, जल प्रबंधन सुधारने और पानी से जुड़े निवेश बढ़ाने पर केंद्रित है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि पृथ्वी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। चार विकल्प है, 5 जून, 22 अप्रैल, 15 अगस्त या फिर 1 मई को। तो पृथ्वी दिवस की अगर बात करें तो ये हर साल जो कि 22 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य होता है कि लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना। और जो कि हर साल की थीम रखी जाती है अलग अलग। तो इस साल की थीम रखी गई थी कि आवर पावर आवर प्लान। इसका अर्थ है कि हर व्यक्ति, समाज और समुदाय की शक्ति मिलकर पृथ्वी को बेहतर बना सकती है। यह थीम जो कि लोगों को नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने, प्रदूषण कम करने और ऐसे पेड़ लगाने, पानी बचाने, टिकाऊ जीवन शैली अपनाने के लिए जो कि प्रेरित करती है। आज जलवायु परिवर्तन जो कि वनों की कटाई और प्रदूषण जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं, इसलिए पृथ्वी दिवस जो कि हमें याद दिलाता है कि पृथ्वी की रक्षा करना हमारी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर गोपाल राव पाटिल किस क्षेत्र के प्रसिद्ध विशेषज्ञ थे। चार विकल्प है, हृदय रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ या फिर त्वचा रोग विशेषज्ञ। सही विकल्प होगा इसमें से बाल रोग विशेषज्ञ। यह डॉक्टर गोपाल राव पाटिल जो कि ये बाल रोग विशेषज्ञ थे। और इन्होंने केवल डॉक्टर के रूप में ही नहीं बल्कि समाज सेवी, शिक्षाविद और जो कि जन प्रतिनिधि के रूप में भी काम किया है। और इनकी बात करें तो ये 1994 और 2000 जो कि 1994 से 2000 तक राज्यसभा सदस्य भी रहे हैं। वहीं इन्होंने शिक्षा के लिए संस्थान स्थापित किए
और बच्चों की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने में भी काफी योगदान दिया है। इनका जीवन जो कि सेवा, ईमानदारी और मानवता का प्रेरणादायक एक उदाहरण है। राज्यसभा के एक पूर्व सदस्य जो कि डॉक्टर गोपाल राव पाटिल का 21 अप्रैल 2026 को महाराष्ट्र के लातूर में निधन हुआ है। ये 94 वर्ष के थे। इनकी निस्वार्थ सेवा के कारण लोग इन्हें देव मानुष भी कहते थे। और ये राज्यसभा के जो कि पूर्व सदस्य भी रहे हैं और वहीं शिक्षा क्षेत्र में भी इनका बहुत बड़ा योगदान था। अगला प्रश्न है कि ISSF जूनियर विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो 4 विकल्प दिए इसमें, टोक्यो में, काहिरा में, पेरिस में या फिर दिल्ली में। तो IISF जूनियर विश्व कप 2026 के आयोजन की बात करें तो ये हो रहा है काहिरा, मिस्र में हो रहा है। सही विकल्प हो जाएगा काहिरा यहाँ से। और यह प्रतियोगिता जो कि युवा निशानेबाजों के लिए है, जो कि एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट है जिसमें राइफल्स, पिस्टल और शॉटगन जो कि इवेंट शामिल है। और भारत ने जो कि इसमें 71 सदस्यों का मजबूत दल भेजा है, जिससे पदक जीतने की उम्मीद बढ़ गई है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने मदरसा बोर्ड को भंग करने की घोषणा की है? तो 4 विकल्प है, गुजरात, उत्तराखंड, राजस्थान ने या फिर बिहार। तो हाल ही की बात है राज्य क्योंकि उत्तराखंड राज्य ने मदरसा बोर्ड को भंग करने की घोषणा की। सही विकल्प हो जाएगा उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, जिन्होंने राज्य में मदरसा बोर्ड भंग करने की घोषणा की, जिसका उद्देश्य है कि मदरसों को मुख्यधारा की शिक्षा प्रणाली से जोड़ना और वहां NCERT पाठ्यक्रम लागू करना है। इससे क्या है कि इससे शिक्षा व्यवस्था में समानता होगी, पारदर्शिता और बेहतर गुणवत्ता लाने में मदद मिलेगी। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में महाराजा रणजीत सिंह जी की प्रतिमा किस देश में स्थापित की गई है? 4 विकल्प हैं, जिनमें से केन्या, मलावी, दक्षिण अफ्रीका या फिर तंजानिया में। तो महाराजा रणजीत सिंह जी की प्रतिमा यह स्थापित की गई है मलावी में। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से मलावी। और मलावी के जो कि ब्लैंटायर शहर में स्थित लिम्बे सिख गुरुद्वारे में स्थापित की गई, याद रखेंगे। इसके अनावरण की बात करें तो ये 19 अप्रैल 2026 को बैसाखी उत्सव के बाद किया गया। इसमें यह कांस्य प्रतिमा भारत सरकार की संस्था ICCR द्वारा प्रदान की गई है, जिसमें महाराजा रणजीत सिंह को शेर पंजाब भी कहा जाता है और वे सिख साम्राज्य के महान शासक थे, उनकी प्रतिमा स्थापित होने से उनकी वीरता, नेतृत्व और इतिहास को जो कि सम्मान मिला है। साथ ही यह भारत और मलावी के बीच सांस्कृतिक मित्रता को भी मजबूत करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत के 95वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? जिनमें से कुछ नाम दिए जैसे R प्रज्ञानंद, अरुण्याक घोष, गुकेश टी या फिर अर्जुन एरिगैसी। तो ये बने हैं अरुण्याक घोष। यह है अरुण्याक घोष। अरुण्याक घोष जो कि अप्रैल 2026 में भारत के 95वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। इन्होंने बैंकॉक चेस क्लब ओपन 2026 में जो कि अपना तीसरा और अंतिम GM नाम हासिल करके यह उपलब्धि प्राप्त की है। बात करें अगर अरुण्याक घोष की तो ये कोलकाता और पश्चिम बंगाल खिलाड़ी हैं, जो कि और राज्य के ये 12वें ग्रैंड मास्टर भी बने हैं। अगला प्रश्न है कि HDFC लाइफ ने किसे 5 साल के लिए फिर से MD और CEO नियुक्त किया? शशिधर जगदीशन को, विभा पाडालकर को, दीपक पारेख को या फिर आदित्य पुरी को। तो HDFC लाइफ ने जो कि विभा पाडालकर को 5 साल के लिए फिर से MD और CEO नियुक्त किया। ये है विभा पाडालकर। इनकी बात करें अगर तो ये विभा पाडालकर 2008 से
HDFC लाइफ से जुड़ी हैं और कंपनी की प्रगति में उनकी बड़ी भूमिका भी रही है। और ये नियुक्ति कब की गई, तो यह निर्णय नियुक्ति की जो कि 21 अप्रैल 2026 को हुई कंपनी की बोर्ड बैठक में लिया गया है। विभा पढ़ालकर के जो कि नेतृत्व में कंपनी ने 2017 में पब्लिक लिस्टिंग, बड़े व्यापारिक समझौते और मजबूत विकास हासिल किया। और इनका कार्यशैली अनुशासन, वित्तीय मजबूती और लंबे समय की सफलता पर आधारित है। वहीं इसलिए कंपनी ने नेतृत्व में निरंतरता बनाए रखने के लिए उन्हें फिर से यह जिम्मेदारी सौंपी। अगला प्रश्न है कि शौर्य महोत्सव का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया। कुछ राज्यों के नाम दिए जिनमें से गोवा में, केरल में, असम में या फिर मणिपुर में। तो ये किया गया असम में, सही विकल्प हो जाएगा असम। शौर्य महोत्सव जो कि असम राज्य के कामरूप जिले के बोको क्षेत्र में मनाया जाता है, अगर इसकी बात करें तो। और यह एक जो कि बहुत पुराना पारंपरिक उत्सव है जो बसंत ऋतु और नई फसल के स्वागत के लिए आयोजित किया जाता है। यह त्योहार जो कि रोंगाली बिहू के 7वें दिन ही मनाया जाता है, याद रखेंगे। और इस महोत्सव की खास बात यह है कि इसमें सभा जो कि बोडो, गारो, कोच और राजवंशी और वहीं गोरखा जैसे कई समुदाय अपनी संस्कृति और परंपराओं का प्रदर्शन करते हैं। वहीं यहाँ लोक नृत्य, संगीत, पारंपरिक खेल जैसे हाथी दौड़ और हाथियों से जुड़े कार्यक्रम मुख्य आकर्षण होते हैं। और यह उत्सव जो कि असम की सांस्कृतिक विविधता, आपसी भाईचारे और लोक परंपरा को भी दर्शाती है। यह है शौर्य महोत्सव। आज का सवाल है आप लोगों के लिए कि दुनिया की सबसे लंबी अंडर वाटर रेल टनल किस नदी के नीचे बनी है, जिनमें से है नील नदी, यांगसी नदी, अमेजन नदी या फिर डेन्यूब नदी। सही विकल्प को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी लगी हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। साथ ही युक्ति IAS ऐप डाउनलोड कर लें, जहां मिलेगा पूरा सिलेबस, डेली MCQs, करंट अफेयर्स, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे मिस ना हो इसे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी फॉलो कर लें। युक्ति IAS ऐप और सभी सोशल मीडिया के लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है। धन्यवाद।